देखिए, मेरा ये इसमें एक बात है कि भारत उन देशों में था जिससे सबसे ज्यादा आईएसआईएस में लड़ने के लिए लोग गए थे भारत से, और उसका परिणाम ये इस तरीके की जो मानसिकता जो लोग डाल रहे हैं, जो ये कह रहे हैं नसरुल्लाह जैसे आतंकवादियों को बता रहे हैं कि वो महात्मा गांधी था, तो ये ऐसी जो सोच जो लोग डाल रहे हैं भारत में, उन्हीं का परिणाम है कि आईएसआईएस में गए थे भारत से लड़ने के लिए लोग। आज वो भारत में या तो उनकी लाशें आती हैं, या आज भी भारत में उनके मुकदमे चल रहे हैं, या फिर वो जेलों में सड़ रहे हैं। तो ये जो भारत के रेडिकल्स हैं, ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। नसरुल्लाह मारा जाए, कोई उसका साथी मारा जाए, वो एक अंतर्राष्ट्रीय खबर है, वो ठीक है, लेकिन ये जो भारत में उनके बैठे हुए हितैषी हैं, ये एक बड़ी चिंता है जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को सोचना होगा। बात है रॉबिन सचदेवा सर पर बैठकर ये चिंता बढ़ा रहे हैं, चैनल पर बैठकर एक आदमी नाथूराम गोडसे की बात कर रहा है और वो गांधी से बराबरी कर रहा है नसरुल्लाह की। ऐसे लोग इस देश में कहां से आ रहे हैं? नाथूराम गोडसे के समर्थक को बुरा तो लगेगा, भतीजे लगते होंगे आप नाथूराम गोडसे के, भतीजे होंगे आप नाथूराम गोडसे पर नहीं हो रही ना। सैयद जवाद जी दिक्कत आपके साथ यही है, आप होंगे, सवाल का जवाब नहीं देते हैं, डिरेल कर देते हैं पूरी बहस। बुरा लगा आपको? रॉबिन सचदेवा सर, मैं आपके साथ आना चाहूंगा। चंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं कि भारत में बैठे ही जो रेडिकल्स हैं चिंता बढ़ा रहे हैं। कौन है भारत में जो वैश्विक आतंकी के हितैषी है, जिनके पेट में इतना दर्द हो रहा है कि घड़ियाली आंसू भी बहा रहे हैं, लंबे चौड़े चिट्ठे भी लिख रहे हैं? देखिए, आई मीन एब्सोल्युटली यही तो है जो दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। इसी कारण तो आतंक फैल रहा है अलग अलग देशों में, ऑल्सो इन इंडिया। ऐसे सिंपैथाइजर्स हैं जो कि रेडिकल, देखिए ओके, विचार अलग हो सकते हैं, आपकी होमलैंड की डिमांड्स हो सकती हैं, बट आप उसके बहाने या उसको लेकर के वायलेंस नहीं कर सकते। आई मीन सिविलाइजेशन, ह्यूमैनिटी हजारों लाखों करोड़ों साल से चल चल के आज हम पहुंचे हैं जहां इंसान पहुंचा है, राइट? तो ये तो चीज नहीं होनी चाहिए, बट हाँ होती है। तो पॉइंट इसकी वायलेंस जहां शुरू होता है या एक भी आयोटा ऑफ वायलेंस हो, उसको एब्सोल्यूट कंडेम करना ही नहीं चाहिए, उसको अपनी सोच से निकाल देना चाहिए। वायलेंस अपनी सोच से वायलेंस को निकाल देना चाहिए। कंडेम तो चलिए दूर की बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रॉबिन सचदेवा साहब, लेकिन कर्नल चरण सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नबील कोक का भी अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ये नसरुल्लाह का सबसे करीबी बताया जा रहा था, इसका भी खात्मा हो चुका है। इजराइल यहां पर शांत नहीं बैठेगा। जिसने इजराइल के उन नागरिकों को जिनका कोई दोष नहीं था, उनके ऊपर हमला किया, 32 साल से लगातार इसने अपना आतंक फैला रखा था, उसका खात्मा होता है। और यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होने की बात भी कही जा रही है। एक एक करके सबको हटाया जा रहा है, और एक तरफ एक तबका भारत में वो है जो आंसू दिखा रहा है अपने। नहीं, देखिए, दो तरीके से इस चीज़ को हमें इवैल्यूएट करना चाहिए। पहली बात, इंटरनेशनली दो कंट्रीज़ के बीच में क्या चल रहा है, कौन मारा जा रहा है, कौन नहीं मारा जा रहा, कौन यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेट टेररिस्ट मारा जा रहा है, उसके लिए हमें आंसू बहाना चाहिए या नहीं बहाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इंडिया का नसरुल्लाह से कोई पर्सनल एनिमिटी है या कोई हेटरेट है। यस, हमारे बीच में उनके और हमारे बीच में जो सिर्फ है, दैट इज़ कॉल्ड एज टेररिज्म। हम टेररिज्म से सफ़र करते आए हैं। हमारे खून में एक हेटरेड है कि अगर कोई भी आदमी टेररिस्ट है, वो इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है, और अगर उसे कौन सी कंट्री मार रही है डजंट मेक अ डिफरेंस। बट मुझे लगता है इंसानियत के ऊपर एहसान किया जा रहा है कि एक टेररिस्ट कम और हुआ। साथ ही साथ वो मुझे मोटिवेट करता है इंडिया के तौर पर कि हर वो टेररिस्ट जो मेरे कंट्री की तरफ गलत निगाह देखे, आज मैं मोटिवेटेड फील होता हूं कि उसका सिर्फ एक इलाज है, इलिमिनेशन। मैं सिर्फ अपने कंट्री के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अच्छा करूंगा कि हाफिज सईद को एलिमिनेट कर पाऊं, मसूद को एलिमिनेट कर पाऊं। ये मेरे अपने डिक्लेयर टेररिस्ट तो है नहीं, ये तो दुनिया के डिक्लेयर टेररिस्ट हैं। और तो और इवन हाफिज सईद, मसूद अजहर, बुरहान वानी, ओसामा बिन लादेन और नसरुल्लाह, इनको एलिमिनेट करना बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के उस बंकर की तस्वीर एक सामने आई है जिस पर इजराइल ने हमला कर नसरुल्लाह को मौत के घाट उतारा था। ये एक टारगेटेड मिसाइल अटैक था। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नसरुल्लाह के बंकर की वो तस्वीर जो बेरूत में था, और इसी पर इजराइल की तरफ से अटैक किया गया था, टारगेटेड अटैक किया गया था। 27 सितंबर 2024 की वो तारीख थी जब यहां पर यह हमला किया जाता है, और उसके बाद उस आतंकी को
उसकी जगह पर पहुंचाया जाता है, क्योंकि पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा था। नरसंहार लगातार पिछले कई सालों से होता जा रहा था। इसी बंकर के भीतर कई हथियार होते थे। यही वो बंकर है जिसमें नसरुल्लाह छिपा हुआ था। इसी बंकर के भीतर रणनीति बनती थी, हथियार छिपाए जाते थे और यहीं से हमला किया जाता था। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताएंगे। इस तस्वीर को दिखाने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, लेबनान पर पूरी ताकत से हमला करेंगे। इसी हफ्ते शुरू करेंगे मिलिट्री ऑपरेशन। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करेंगे। सीधे तौर पर क्लैरिटी मिल चुकी है यूके देवनाथ सर, हम हमला करेंगे, ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये क्लियर संदेश है, ये अभी यहाँ मामला शांत नहीं हुआ है। उसके बाद मैं आऊंगी आप कर्नल शहीन साहब के पास। जी हाँ, नेतन्याहू और आईडीएफ के जो टॉप कमांडर है बहुत ही क्लियर हैं कि अभी जो हमला हो रहा है ये तो जस्ट शुरुआत है। हाँ। इसके बाद आईडीएफ की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो उत्तर में ब्लू लाइन को क्रॉस करके बेका वैली की तरफ कूच करेंगी और बेरूत की तरफ कूच करेंगी, जैसा कि उन्होंने 1982 में बेका वैली ऑपरेशन के टाइम किया था और 2006 में भी किया था, जब आईडीएफ जो है बेरूत तक पहुंच चुकी थी। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि हिजबुल्लाह के जो छुटभैया कमांडर्स हैं, उनके जो छोटे छोटे हथियारों के गोदाम हैं, वो खेतों में, खलियानों में, दूर दराज के क्षेत्रों में फैले हुए हैं और उनको जमीन पर जाके डिटोनेशन फ्यूज लगाकर उड़ाना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए आईडीएफ के टैंक, तोप, बत्तर गाड़ियां, आईडीएफ के जो जमीन पर कमांडो हैं, उनको जाना पड़ेगा और नेतन्याहू ये करेंगे। आईडीएफ कूच करने वाली है 48 घंटे में, 72 घंटे में। 48 घंटे, 72 घंटे, आपने एक टाइमलाइन भी बता दी। लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, आपसे समझना चाहेंगे, इजराइल की तरफ से अगर ये हमला होगा, सीधे तौर पर क्लैरिटी मिल गई है, तो कैसे लेबनान में जो नागरिक हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, इसका कैसे ख्याल रखा जा सकता है? पहला। दूसरा, जिन बंकरों की तस्वीर हम दिखा रहे थे, इनको कैसे तैयार किया जाता है, इनके भीतर क्या कुछ हो रहा होता है, इसको लेकर क्या जानकारी? मैं आपको पहले जो पूछा है वो उसको सॉर्ट आउट कर लें जी। कि अगर किसी भी तरह का अटैक होता है, जो अटैक चल रहा है इस समय, एरियल अटैक, मिसाइल अटैक, ग्राउंड ऑपरेशन, इसको मैं बोलता हूं ये डिग्रेडेशन ऑपरेशंस है। ये आप उस पूरे के पूरे एरिया को डिग्रेड करते हैं। जहां तक लेबनान की बात है, ये अभी तक अगर आप देखें बेरूत एंड साउथ, दैट इज साउथ लेबनान के सबर्ब एरियाज, बेका वैली और इस तरह के जहां पर टोटल डोमिनेशन हिजबुल्लाह का है, अगर आप देखें। साथ ही साथ इजराइल की ये पॉलिसी रही है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि मोर देन 1.5 लाख लोग घर छोड़ चुके हैं। दे आर मूविंग आउट, क्योंकि उन्हें दिख रहा है, उनको वार्निंग्स दी जा रही हैं कि आप एरिया वेकेट कर जाएंगे कहां पर घर छोड़कर, क्योंकि कुछ तस्वीरें आई थी कि सड़कों पर ही कुर्सी बिछाकर बैठ गए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, समुद्र किनारे बैठ गए हैं, जाएंगे कहां? ऐसा होगा, बट दैट डजंट मीन कि वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट नहीं करेंगे। लोग जो आपको जो दिखाई जा रही हैं फोटोज, जो लोग वीडियोस भेज रहे हैं, दोस आर डेलिबरेट वीडियोस कि हम जाएं कहां, जस्ट टू गेट सिंपैथी। नॉट ओनली दैट, मजबूरी। व्हाई सिंपैथी? सिंपैथी तो हमें होनी भी चाहिए। कोई भी हो इंसान, कोई भी सिविलियन जाएगा कहां? बट इसका मतलब ये नहीं है, ये तो वो वाली बात है जैसे हमने गाजा में भी बोला था, जाएगा कहां, जाएगा कहां। लेकिन रहे ना लोग, कभी नॉर्थ में शिफ्ट कर गए, फिर वापस साउथ में आ गए, उनको वार्निंग्स दी गई, लीफलेट्स बांटे गए, एरिया वाइज ग्रिड को किया गया और ग्रिड टू ग्रिड उनको मूवमेंट कराया गया। ये एक इजराइल की आउटस्टैंडिंग ह्यूमैनिटी। ठीक है सर, वो बंकर वाला सवाल रह गया, उसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन एक बड़ी जानकारी मिल रही है। इजराइल के एलात शहर में बजे सायरन, ड्रोन अटैक की आशंका के बाद बजे सायरन, शहर में विदेशी ड्रोन के घुसने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इजराइल के एलात शहर